अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड इंग्लिशेस के बारे में, और इसमें हम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वर्ड इंग्लिशेस जो हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ चीज़ें हैं सोचने के लिए जो हमें यहाँ पर सोचनी है इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले। क्या इंग्लिश एक वन यूनिट है या इसकी बहुत सी टाइप्स हैं? मसलन क्या इंग्लिश एक वन यूनिट है? जब हम इंग्लिश बोलते हैं इससे हमारी क्या मुराद? इससे हमारी मुराद ब्रिटिश इंग्लिश है, इससे हमारी मुराद अमेरिकन इंग्लिश है, इससे हमारी मुराद कोई एक सिंगल इंग्लिश है या इंग्लिश की मुख्तलिफ इकसाम हैं? ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है कि वर्ड इंग्लिश और वर्ड इंग्लिशेस में क्या फ़र्क है? ये टर्म वर्ड इंग्लिश तो आपने शायद सुनी ही हो, मगर वर्ड इंग्लिशेस जो है आपने पहली दफ़ा ही सुनी होगी। हाउ कैन वी कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश ऑन विच बेसिस? अच्छा, अगर इंग्लिश के मुख्तलिफ टाइप्स हैं तो हम इन्हें किन बेसिस के ऊपर जो है कैटेगराइज कर सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास कौन से बेसिस हैं। मतलब अगर हम कहते हैं कि इंडियन इंग्लिश तो हम किस बेस पर उसे इंडियन इंग्लिश कह रहे हैं? अगर हम कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश तो उसके लिए हमारे पास बेसिस क्या है? अगर हम कहते हैं कि ये इंग्लिश न्यू है, यानी कि न्यू वैरायटी है, इसको 150 साल ही हुए हैं इंट्रोड्यूस हुए, तो ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? हमारे पास क्या क्लूज हैं? इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन अपॉन इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप देखें कि ब्रिटिशर्स बहुत बड़े कॉलोनाइजर्स रहे हैं। कॉलोनाइजेशन से मुराद होता है किसी दूसरे मुल्क में जाना, वहाँ पर कब्जा कर लेना, उनके वसाइल पे वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर लेना या वहाँ पे ट्रेड करना। मुख्तलिफ इसकी टाइप्स होती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहे, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करना मकसद है इसका। अब उनकी नेटिव लैंग्वेज तो थी इंग्लिश, तो वो जब इन ममालिक में जाते तो वहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंसेस कैसे क्रिएट करते थे? यानी कि अब वो वहाँ पे अपनी ज़ुबान बोलते, सिटीजन्स को मजबूर करते या उन्हें मजबूरन इंग्लिश ही बोलना पड़ती, तो इंग्लिश के अंदर क्या डिफरेंसेस आते और कौन से डिफरेंट टाइप्स वहाँ पे जन्म लेती, उसका क्या इम्पैक्ट आता इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी उन इलाके के लोगों की, उन लैंग्वेजेस का फ्लेवर किस तरह से इंग्लिश के अंदर समा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज? यही जो मैंने बात की कि जो है फ्लेवर, अब उर्दू स्पीकर जब इंग्लिश बोलेगा तो वो एक उर्दू फ्लेवर उसके अंदर इंग्लिश के अंदर लेके आएगा। अगर कोई पंजाबी स्पीकर है वो इंग्लिश बोलता है तो उसकी इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएशन से लेके वोकेबलरी तक उसकी पंजाबी लैंग्वेज का फ्लेवर जो है वो दिखाई देगा, जो कि लोकलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है कि एक लैंग्वेज के अंदर लोकल फ्लेवर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड इंग्लिश वर्सेस वर्ल्ड इंग्लिशेस। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ल्ड इंग्लिश। इंग्लिश की स्टडी करना एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विद हैविंग फोकस ऑन द सिमिलैरिटीज़। इसमें इंग्लिश के ऊपर सिमिलैरिटीज़ जो है देखी जाएंगी मुख्तलिफ इलाकों की इंग्लिशेस की, और कंसीडरिंग ओवरऑल लैंग्वेज एस्पेक्ट्स आर द सेम, यानी कि हम ये कहेंगे कि ओवरऑल तो लैंग्वेज सेम है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर उनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, डिफरेंट थोड़े बहुत रूल्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बेसिक्स तो सेम होंगी। चाहे वो यूके की इंग्लिश है, चाहे वो आपकी यूएसए की इंग्लिश है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की है। इसमें टर्म यूज़ होती है लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका से मुराद ये है कि दो लोग हैं या दो पार्टीज ऐसे हैं जिनकी मादरी ज़ुबान सेम नहीं है। जैसे एक उर्दू स्पीकर है और अरबी स्पीकर है, तो वो दोनों आपस में बात किस तरह करेंगे? दे विल स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जो है एक ब्रिज का रोल प्ले करेगी, इसको लिंगुआ फ्रैंका बोला जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लिंगुआ फ्रैंका उर्दू है। अगर आप इसे सिंधी से बात करना चाहते हैं, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? सिंधी। आपकी क्या है? आप पंजाबी है, तो आप उर्दू को यूज़ करेंगे एज अ ब्रिज। ये एक पुल का किरदार अदा करता है और इसको लिंगुआ फ्रैंका बोला जाता है। अब वर्ल्ड इंग्लिश जो है ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट इंग्लिश की वैरायटीज़ को स्टडी करते हैं बेसिकली, और हमारा फोकस क्या होता है? उनके डिफरेंसेस पे, क्योंकि जब हम उनके टाइप्स को स्टडी करेंगे तो डिफरेंसेस के बेसिस पे भी हम उन्हें अलग कर सकते हैं। डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं इसमें, ENL, ESL और EFL। ENL से मुराद है इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एक मादरी ज़ुबान जो है जिन लोगों की, वो ठीक है। एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो इसको सीखते हैं उनकी मादरी ज़ुबान नहीं है। और EFL है यानी कि इंग्लिश एज द फॉरेन लैंग्वेज, जहाँ पर इंग्लिश केवल ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल भी लैंग्वेज ना हो, वहाँ पे लोग इसे इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं।
ठीक है। 3 फेमस मॉडल्स इन वर्ड इंग्लिशेस। अब डिफरेंट टाइप्स को पढ़ना है तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हम इंग्लिश को या इंग्लिश के डिफरेंट टाइप्स को कैटेगराइज करेंगे, जिसके अंदर स्ट्रैंग्स मॉडल है, कचरू मॉडल है और डायनामिक मॉडल है। सबसे पहले स्ट्रैंग मॉडल को स्टडी करते हैं। इट वॉज गिवन बाय स्ट्रैंग इन 1970। ये 1970 में स्ट्रैंग ने दिया है। इसमें डिफरेंट टर्म्स डिस्कस हुई हैं, ENL, ESL और EFL, जो कि हम डिस्कस आई थिंक काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। इट वॉज गिवन बाय, अच्छा नेक्स्ट वन है कचरूज मॉडल, जो कि दिया गया है इंडियन इंग्लिश लिंग्विस्ट है। इट वॉज नेम्ड एज 3 सर्कल। इसको 3 सर्कल मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लिश को 3 सर्कल्स के अंदर डिवाइड करता है, इंग्लिश के डिफरेंट टाइप्स को। ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, हम आगे इसको जो है डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। स्नाइडर ने डायनेमिक मॉडल दिया है 2003 में, अपडेट किया गया है 2007 में, और ये जो मॉडल है बेसिकली नॉन नेटिव न्यू इंग्लिश वैरायटीज़ के ऊपर फोकस करता है, जैसे कि इंडियन इंग्लिश हो जाए, पाकिस्तानी इंग्लिश हो जाए, युगांडा इंग्लिश हो जाए। ये न्यू वैरायटीज़ हैं, इनके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस है, या बेसिक फोकस ही इनके ऊपर है। इट शोज डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड आइडियलिज्म। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रैंग्स मॉडल। दिस मॉडल कैटेगराइजेज कंट्रीज इन विच इंग्लिश इज स्पोकन इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, अब इसने कैटेगराइज करना है उन कंट्रीज को, इंग्लिश 3 टाइप्स में उन ममालिक में बोली जाती है। इंग्लिश एज नेटिव लैंग्वेज, कुछ ममालिक में इंग्लिश जो है एज अ नेटिव लैंग्वेज, एज अ मदर लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि USA। सेकेंड वन है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जैसे कि कुछ ममालिक में इंग्लिश एज अ नॉन नेटिव और द सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है। जो ज़ुबान आप सीखते हैं ना कि हासिल करें अपने वालिदैन से एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, जो ना हो, आपकी मदर टंग ना हो, वो सेकेंड लैंग्वेज कहलाती है। सेकेंड लैंग्वेज एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो सेकेंड लैंग्वेज ही होगी। जैसे अगर मैं उर्दू मेरी नेटिव हो, मदर लैंग्वेज हो, तो उसके बाद मैं अरबिक सीखना शुरू कर दूँ, चाइनीज़ सीख लूँ, वो सभी मेरी सेकेंड लैंग्वेजेस में आएंगी। ये नहीं होगा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कुछ लोग इसको ऐसा भी समझ जाते हैं कि सेकंड लैंग्वेज से मुराद दूसरी जुबान, इससे मुराद है नॉन नेटिव आपकी लैंग्वेज जो है, जिसका आपकी कंट्री के अंदर रोल हो। ये लाजमी बात है सेकंड लैंग्वेज के लिए, आपकी कंट्री में कहीं ना कहीं बोली जाती है। और अगर फॉरेन लैंग्वेज है तो वो ऐसी लैंग्वेज है जैसे जो आपकी कंट्री में यूज़ नहीं होगी। जैसे अगर मैं अरबिक सीखूंगा तो वो मेरी फॉरेन लैंग्वेज होगी, इंग्लिश सीखूंगा तो वो सेकंड लैंग्वेज होगी, क्योंकि मेरी कंट्री में एजुकेटेड कम्युनिटी में कहीं ना कहीं बोल हो रही है, मीडिया में कहीं ना कहीं बोल हो रही है, लेकिन अरबिक तो बोल नहीं हो रही, तो वो फिर मेरी फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगी। ये थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस होता है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आप थोड़ा सा अपने माइंड में चीज़ बिठा लें कि अगर वो आपके इलाके में ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल का दर्जा नहीं रखती और वहाँ पे नहीं बोली जाती, तो वो फॉरेन लैंग्वेज है, यानी बाहर की ज़ुबान है। सेकंड लैंग्वेज ये है कि वो आपकी कंट्री में कहीं ना कहीं बोली जाती है, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, मीडिया में, या ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, जिसको हम इन डिटेल स्टडी कर लेते हैं। कंट्रीज़ जिनमें इंग्लिश जो है एक मदर टंग के तौर पर बोली जाती है और हैंडेड डाउन भी एज अ नेटिव लैंग्वेज होती है, यानी बच्चे भी आगे से उसको नेचुरली एक्वायर करते हैं। दे डोंट नीड टू लर्न द लैंग्वेज बट यूज टू एक्वायर इट, और ये एक स्ट्रेस फ्री प्रोसेस होता है, यानी उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ती। जैसे हम उर्दू सीखते हैं या पंजाबी सीखते हैं, हमको ग्रामर की बुक से छोटे बच्चे को नहीं सिखाते, बल्कि वो नेचुरली अपने वालिदैन से, इन्वायरमेंट से, क्योंकि बच्चे की 7, 8, 9, 10 साल तक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो कितनी भी लैंग्वेज चाहे वो उनको सीख सकता है, जितनी भी चाहे उनको वो सीख सकता है। कंट्रीज़ लाइक USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो है इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अच्छा, ऐसे ममालिक जहाँ पे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज ना हो, यही से मुराद होगी ना। कंट्रीज हैविंग इंग्लिश एज देयर सेकंड लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट इज नॉट फर्स्ट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज बिकॉज ऑफ हैविंग, अच्छा अब हम ये सीखते फिर क्यों है, बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग रूट्स इन पॉलिटिक्स। अब हमें पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, मीडिया में इनकी इस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर किया होता है ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हमें इसे एजुकेशन में यूज़ करना पड़ता है, हमें इसको मीडिया में यूज़ करना पड़ता है, पॉलिटिक्स में यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, पीपल लर्न इट टू गेट बेटर जॉब्स एंड करियर इन लाइफ, क्योंकि लोग इसको प्रेफर करते हैं, तो लोग इसको स्टडी करते हैं गेटिंग गुड जॉब्स और करियर बनाने के लिए। इट्स ऑफन कंसिडर्ड टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, लाइक इन पाकिस्तान, इन इंडिया हमारे पास इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिस लैंग्वेज है। पीपल हैव इट एज देयर सेकंड लैंग्वेज मीन्स नॉट टू एक्वायर इट नेचुरली, लेकिन लोगों को इसको कॉन्शियसली स्ट्रेस प्रोसेस के जरिए सीखना पड़ता है, क्योंकि उनके वालिदैन तो इंग्लिश बोलते नहीं होते। ठीक है, मोस्टली पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, युगांडा वगैरह में ये सीखी जाती है और एज अ सेकंड लैंग्वेज का दर्जा रखती है इंग्लिश। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, कंट्रीज इन विच इंग्लिश इज टॉट इन एजुकेशन सिस्टम एंड हैज इंटरनेशनल यूजफुलनेस
yet has no international English yet has no national usefulness। जैसे कि आप अगर चाइना में जाएं तो वहाँ पे नेशनली आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हाँ इंटरनेशनली आप इसको यूजफुलनेस के लिए तो एक चाइनीज़ सिटीजन इसको सीख सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक चाइनीज़ सिटीजन हैं, चाइना में रहते हुए आपको इंग्लिश का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना इसको प्रायोरिटी दी जाती है, और ना ही इसका आपका करियर के ऊपर कोई इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप अपने शौक़ से सीखना चाहते हैं तो ये वहाँ पे मौजूद लोगों के लिए एज अ फॉरेन लैंग्वेज होगी, और इन कंट्रीज़ में जर्मनी, चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वगैरह आ जाएंगे ठीक है। और ये ज़्यादातर वो ममालिक हैं जो इंग्लिश को कह लें कि नापसंद करते हैं कि हम अपनी ज़ुबान को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री की लैंग्वेज को क्यों सीखें, ठीक है। और इसकी वजह यही है कि उनकी अपनी इकॉनमी इस कदर स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी एक शख्सियत रखते हैं, वो कंट्रीज़ में कॉलोनाइजेशन नहीं हुई, उन्हें ब्रिटिश की गुलामी का सामना नहीं करना पड़ा, और वहाँ पे लैंग्वेज में इम्पैक्ट्स नहीं आए उनकी लैंग्वेज में, तो ये भी एक बुनियादी वजह है। अच्छा, पीपल टेंड टू लर्न इट फॉर पर्सनल रीजन, लोग पर्सनल रीज़न की वजह से इसको सीख लें तो सीख लें, लेकिन गुड जॉब्स के लिए ESL सिचुएशन की तरह यहाँ पर इसको सीखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कचरूज मॉडल हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, ये 1992 में ब्राज कचरू ने दिया है, और ये मॉडल डिस्कस करता है इंग्लिश को 3 सर्कल्स की मदद से, ठीक है। हमारे पास 3 सर्कल्स हैं जिसमें हम इंग्लिश को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम ये सर्कल इमेज की फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इन सर्कल्स के नेम क्या क्या हैं? इनर सर्कल अंदरूनी दायरा, आउटर सर्कल बैरूनी दायरा, एक्सपेंडिंग सर्कल फैलता हुआ दायरा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स है इनर सर्कल। इनर सर्कल से मुराद है अंदरूनी दायरा, जिससे हम ये वाज़ेह तौर पर नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि USA, UK जहाँ पे इंग्लिश जो नेटिव लैंग्वेज है ना, वो इनर सर्कल है, और इसके स्पीकर्स की तादाद 320 से 380 मिलियन तक है। फिर हमारे पास आ जाता है आउटर सर्कल। आउटर सर्कल यानी बैरूनी दायरा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इंडिया है, सिंगापुर है, जिसके स्पीकर्स की तादाद 300 से 500 मिलियन है। एक्सपेंडिंग सर्कल के अंदर हमारे पास चाइना और रशिया जाता है, जिसके सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं 500 से 1000 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश एज अ, ये आपके पास आ गया इंग्लिश एज एन NL, ये इंग्लिश एज SL, और ये इंग्लिश एज FL। ये हमारे पास मेरी हैंड राइटिंग के लिए माजरत चाहता हूँ, मेरा पेन घूम गया है, नेक्स्ट मैं उसको ढूंढ कर यूज़ करूँगा। अच्छा, इनर सर्कल जो है ना, नॉर्म्स प्रोवाइड करता है किन्हें? एक्सपेंडिंग सर्कल का, ठीक है। ये नॉर्म फॉलो करते हैं नॉर्म प्रोवाइडर से, यानी कि UK और USA में जो रूल्स बनेंगे वो चाइना और रशिया जो है ना फॉलो करेगा, या जर्मनी फॉलो करेगा। और आउटर सर्कल वाले शहजादे हैं, ये नॉर्म डेवलपर्स, ये अपने नॉर्म्स खुद ही बनाते हैं। ये अपनी इंडियन इंग्लिश है तो इसके अपने रूल्स ये खुद डेवलप करेंगे और खुद ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूट्स रखती है, 100-150 साल से आ चुकी है, और ये अब अपने नॉर्म्स खुद डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी लर्न इन इंग्लिश ग्रामर है तो उसके अपने रूल्स हैं। अच्छा, अब कचरोज मॉडल के ऊपर तनकीद की जाती है, वो भी ज़रा आप देख लीजिए। लोग कहते हैं कि आउटडेटेड है। आउटडेटेड क्यों है जी ये? अब वो ये कहते हैं कि अगर एक इंसान है, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं UK जाके रहना स्टार्ट कर दूँ तो क्या मेरा स्टेटस इनर सर्कल में आ जाएगा? मैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा? मेरी तो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है ही नहीं, या मैं इनर सर्कल में तो फिर फॉल ही नहीं करता या एक्सपेंडिंग सर्कल के अंदर कोई अमेरिकन रहता हो देन, तो ये तो आउटडेटेड हुआ ना, ये सब क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रहा। नेक्स्ट, निगलेक्टिंग रियलिटीज, इसी तरह ये इन रियलिटीज़ को निगलेक्ट कर रहा है। और अवॉइडेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि व्हाट इज़ बिटवीन दीज सर्कल्स, वो क्या है, या ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस है। लैंग्वेज तो इतनी ईजी नहीं है कि आप इसको 3 सर्कल्स में डिवाइड कर दें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके बारे में वो ये कहता है कि इसमें जो है ना कॉम्प्लिकेशंस को निगलेक्ट कर दिया गया है, उसको आंसर नहीं किया गया। एडवांटेजेस अब इसके भी कुछ हैं, वो क्या है? इंग्लिश बिलोंग्स टू एवरीवन। इस मॉडल से ऐसे लगता है कि इंग्लिश सबसे बिलोंग करती है, सिर्फ नेटिव लैंग्वेज यूजर्स का इस पर इंफ्लुएंस या डोमिनेंस नहीं है, बल्कि इंग्लिश सभी की है। चैलेंज सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश, अब देखें ना, एक्सपेंडिंग सर्कल के स्पीकर्स नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स से ज़्यादा हैं, तो ये चैलेंज ही किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है एम्फसाइज फ्रीडम ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि आउटर सर्कल और एक्सपेंडिंग सर्कल को इनर सर्कल से आज़ाद किया जा रहा है कि उनके अपने नॉर्म डेवलपिंग हैं और उनकी अपनी तशख़्ख़ुस है, शख्सियत है। ह्यूज इम्पैक्ट अपॉन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है इसका। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायनामिक मॉडल। ये स्नाइडर ने दिया है 2003 में, 2007 में अपडेट किया गया है।
ये स्पेसिफिकली नॉन नेटिव न्यू इंग्लिश से रिलेटेड है। न्यू इंग्लिश कौन सी हैं? जिन्हें 100-150 साल हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश आई है, युगांडा में आई है, नाइजीरिया में आई है, इंडिया में आई है, मलेशिया में आई है। यहाँ पे न्यू इंग्लिश और नॉन नेटिव इंग्लिश है, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नेचुरली ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि लोग इसको सीखते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज। शोज डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड आइडियलिज्म। इसके अंदर 4 कंडीशंस को और 5 स्टेजेस को जो है ना स्टडी किया गया है इन अ यंग जनरेशन लाइक पाकिस्तान, इन इंडिया। 4 कंडीशंस क्या है कि किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उस लैंग्वेज की किस्मत लिखने पे बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। फॉर एग्जांपल, अब हमारी पॉलिटिक्स ने पंजाबी के लिए कोई काम नहीं किया, पंजाबी को सपोर्ट नहीं की, तो पंजाबी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। उस लैंग्वेज की आज से 100-150 साल बाद हम ये देखेंगे कि तशख़्ख़ुसी ख़तरे में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि पॉलिटिकली उसको सपोर्ट ही हासिल नहीं है। लेकिन इंग्लिश को दूसरी तरफ देखा जाए, पॉलिटिकली सपोर्ट हासिल है, गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम कर दिया गया। उससे क्या हो रहा है? उसकी आइडेंटिटी रीराइटिंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? जिसकी वजह से सोशल लिंग्विस्टिक कंडीशंस डिटरमाइन हो रही हैं पॉजिटिवली इंग्लिश के लिए, और पंजाबी के लिए देखा जाए तो नेगेटिवली। सोशल लिंग्विस्टिक कंडीशंस है कि लोग उसको बोलने में कैसा महसूस करते हैं। पंजाबी को बोलने में अब पढ़ी लिखी कम्युनिटी शर्म महसूस करती है, इंग्लिश को बोलने में फ़ख्र महसूस करती है। ठीक है, ये पॉलिटिकली हुआ है, उससे रीराइटिंग आइडेंटिटी आई है और उससे लोगों की सोशल लिंग्विस्टिक कंडीशंस पे चेंज आया है। और विच इन रिस्पॉन्स ब्रिंग लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। अब जो लैंग्वेज को इज्जत दी जाएगी, प्रिविलेज दिया जाएगा, तो ग्रामर तो उस पर ही बनेगी ना। लिंग्विस्टिकली डेवलप तो वही लैंग्वेज हो गया। पंजाबी पे कितना लिटरेचर आपको मिल जाएगा? थोड़ा। और इंग्लिश में आपको कितना मिलेगा? ख़त्म नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? पॉलिटिक्स। इसकी वजह क्या? आइडेंटिटी रीराइटिंग। इसकी वजह क्या है कि लोग इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये 4 कंडीशंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप इनको मेरा इस वीडियो को पॉज करके इनको आप गौर से पढ़ेंगे ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, 5 स्टेजेस हैं किसी भी लैंग्वेज को यानी कि न्यू इंग्लिश के लिए। फर्स्ट है फाउंडेशन। जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंग्लिश को जो है इंट्रोड्यूस कराया। एक्सोनॉर्मेटिव। एक्सोनॉर्मेटिव से मुराद है कि उन्होंने नॉर्म्स दी हैं जो कि एक्सो हैं, यानी खुद से दी हैं, बाहर से नॉर्म्स लेके आए। यानी ब्रिटिशर्स ने खुद ग्रामर दी, खुद वोकेबलरी दी, खुद रूल्स दिए, खुद रेगुलेशन दिए उस लैंग्वेज के बारे में। फिर नेटिवाइजेशन है कि उस लैंग्वेज के अंदर लोकल वर्ड्स आना शुरू हो गए। यार, रोटी, जलेबी, गुंडा, गुंडेबाजी, इस तरह के वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं लैंग्वेज के अंदर। और फिर लोग अपनी खुद से ग्रामर बनाना स्टार्ट कर देते हैं आज़ादी के बाद, जैसे कि हमारी लर्नर ग्रामर है। और डिफ्रेंशिएट करना भी स्टार्ट कर देते हैं 5th स्टेज पे, यानी हमारी अपनी पाकिस्तानी इंग्लिश है भाई, हम अपने नॉर्म्स रखते हैं, हमारी अपनी इंडियन डायलेक्ट है। वो डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरी वैरायटीज से खुद को ऑन सच बेसिस। फाउंडेशन में क्या है कि इंग्लिश ब्रॉट इनटू न्यू टेरिटरी व्हिच स्टार्ट्स बाइलिंगुअलिज्म एंड अदर माइनर प्रोसेस, मतलब बिल्कुल इंट्रोडक्टरी स्टेज थी ये। नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने नॉर्म्स लेके आए हैं। इंट्रोड्यूसर ऑफ द लैंग्वेज, कॉलोनाइजर्स को नॉर्म्स लेके आते हैं, यानी कि फिर नेटिवाइजेशन, लोकल कलर्स, नेटिव फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है, लाइक इन इंडियन इंग्लिश वर्ड यार, रोटी एक्सेट्रा। फिर एंडोनॉर्मेटिव, यानी कि आज़ादी के बाद वो अपनी रूल्स, ग्रामर्स, वोकेबलरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यंग नेशंस लाइक इंडिया, पाकिस्तान, मलेशियन इंग्लिश। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि बिलोंगिंगनेस इंग्लिश के साथ शो करा के खुद को डिफ्रेंशिएट कराया जाता है अदर वैराइटीज से। जैसे अगर कहा जाए मलेशियन इंग्लिश को डिफ्रेंशिएट किया गया इंडियन इंग्लिश से। ठीक है। अब वो क्या है कि वो एक लास्ट स्टेज पे जाके पहुंच गए जहाँ पे इंग्लिश को इस कदर स्ट्रॉन्ग रूट्स हो गई हैं कि वो उसके ज़रिए से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को दूसरी इंग्लिश के ऊपर। तो लाइक इंडियन डायलेक्ट विच हैज़ इट्स ओन रूल्स, ग्रामर्स एक्सेट्रा। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और मुझे जो है अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, आप ज़रूर मुझसे शेयर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड।